इतिहास के संसार में आपका स्वागत है दोस्तों। इतिहास पाठ में आज हम बात करेंगे शकों की। मेरे पास जो किताब है उसका नाम है प्राचीन भारत का राजनैतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास, जिसे लिखा है प्रोफेसर विमल चंद्र पांडेय ने। मित्रों, भारत एक ऐसा देश है जिसकी संस्कृति बहुरंगी है। इस देश में न जाने कितनी विदेशी जातियां आईं और यहीं की होकर रह गईं। उन जातियों ने किस तरह भारत में प्रवेश किया, किस तरह भारत को प्रभावित किया और वे किस तरह भारत से प्रभावित हुई, ऐसे कुछ बिंदुओं पर हमें विचार करते रहना चाहिए। शकों के संदर्भ में प्रोफेसर विमल चंद्र पांडेय लिखते हैं कि ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में उत्तर पश्चिमी भारत में यूनानी राज्य का अंत हो गया और उसके स्थान पर शक नामक एक अन्य विदेशी जाति ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। अनेक भारतीय ग्रंथों में शकों का उल्लेख मिलता है। रामायण और महाभारत दोनों में यवनों और शकों का उल्लेख मिलता है। कात्यायन और पतंजलि ने भी शक जाति का नाम लिया है। मनु भी शकों से परिचित है। आंध्रों के पतन के पश्चात पुराणों का कथन है कि बर्बर जातियां पृथ्वी पर राज्य करेंगी। आंध्रों के पतन के पश्चात पुराणों का कथन है कि बर्बर जातियां पृथ्वी पर राज्य करेंगी और इन जातियों में वे शक मुरुंड का नाम लेते हैं। गार्गी संहिता में यवन आक्रमण के पश्चात शकों के आक्रमण और उनके मथुरा प्रदेश पर आधिपत्य का वर्णन मिलता है। कालांतर में देवी चंद्र गुप्तम, हर्षचरित और काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ भी शकों का उल्लेख करते हैं। ये सभी संस्कृत ग्रंथ हैं। इनके अतिरिक्त प्राकृत ग्रंथों में भी शकों का वर्णन मिलता है। जैसे जैन प्राकृत ग्रंथ कालकाचार्य कथानक का कथन है कि शक नरेश शाही कहलाते थे। जैन प्राकृत ग्रंथ कालकाचार्य कथानक का कथन है कि शक नरेश शाही कहलाते थे। जिन सेन ने अपने ग्रंथ हरिवंश में लिखा है कि शक अपने आधे शीश को ही मुड़वाते थे। यह लेखक शक शासक नववाहन अथवा नहपान का भी उल्लेख करता है। बौद्ध साहित्य में भी यत्र तत्र शकों का उल्लेख मिलता है। जैसे मिलिंद पन्हो में शक जाति का उल्लेख मिला है। समंत पासादिका में रुद्रदामन का उल्लेख है। भारतीय साहित्य के अतिरिक्त हेरोडोटस, स्ट्रैबो, जस्टिन, पेरिप्लस का लेखक टालमी, इसीडोर तथा कुछ चीनी लेखकों की रचनाएं भी शक इतिहास पर प्रचुर प्रकाश डालती हैं। शक इतिहास के निर्माण में पारसीक एवं भारतीय अभिलेखों से बड़ी सहायता मिली है। मुद्राओं का महत्व भी कम नहीं है। पश्चिमी भारत में रुद्रदामन प्रथम के पश्चात जितने भी शक क्षत्रप हुए, उनके नाम हमें मुद्राओं से ही विदित होते हैं। उनके शासनकाल की जानकारी भी हमें मुद्राओं से ही मिलती है। तक्षशिला के शक नरेशों के उत्तराधिकार के क्रम का अनुमान भी मुद्राओं के आधार पर किया गया है। यदि मुद्राएं नहीं होती तो भूमक जैसे महत्वपूर्ण शक नरेश का नाम अज्ञात ही रहता। चीनी ग्रंथों शी की और चियेन हान शू से प्रकट होता है कि मंगोलिया के समीप यूची नाम की एक जाति रहती थी। इसके पड़ोस में रहने वाली एक अन्य जाति हुंगनू ने लगभग 176 से 174 ईसा पूर्व में इस पर आक्रमण कर दिया और इसके राजा को मार डाला।
परास्त होने पर यूची जाति नवीन प्रदेश की खोज में पश्चिम की ओर चल पड़ी। पश्चिमी प्रदेश में जैगजार्टीज यानी सर नदी के समीप रहने वाली शक नामक एक अन्य जाति पर इसने आक्रमण कर दिया और उसके प्रदेश पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। चीनी लेखों में इस शक जाति के लिए सई शब्द काम में लिया गया है। परास्त होने पर यह शक जाति भी नवीन प्रदेशों की खोज में दक्षिण की ओर चल पड़ी। इसकी कुछ शाखाएं तो यत्र तत्र बिखर गईं और कुछ भारतवर्ष के उत्तरी पश्चिमी प्रदेश में प्रविष्ट हुई। चीनी लेखों से प्रकट होता है कि दक्षिण दिशा में प्रस्थान करते हुए शक किपिन में आए और उन्होंने उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। किपिन के समीकरण के विषय में विद्वानों में बड़ा मतभेद रहा है। चीनी लेखों से इतना ही प्रकट होता है कि किपिन के उत्तर पश्चिम में ताहिया यानी बैक्ट्रिया था और दक्षिण पश्चिम में वी शानली यानी अराकुशिया था। स्टेन कोनो और रायचौधरी का मत है कि इस भौगोलिक स्थिति से प्रकट होता है कि किपिन कापिश प्रदेश था, परंतु इस समीकरण को ग्रहण करने में कुछ कठिनाई होती है। चीनी लेखकों का कथन है कि किपिन समतल और उष्ण था, परंतु वेनसांग का कथन है कि कापिश शीत प्रधान और झंझा प्रधान था। इसके अतिरिक्त कापिश पर्वतीय होने के कारण समतल भी नहीं हो सकता था। परंतु इस समीकरण को ग्रहण करने में कुछ कठिनाई होती है। चीनी लेखकों का कथन है कि किपिन समतल और उष्ण था, परंतु वेनसांग का कथन है कि कापिश शीत प्रधान और झंझा प्रधान था। इसके अतिरिक्त कापिश पर्वतीय होने के कारण समतल भी नहीं हो सकता था। क्लेप्राथ और टॉर्न ने किपिन का समीकरण काबुल के साथ किया है। रैप्सन का कथन है कि किपिन काबुल नहीं हो सकता क्योंकि काबुल घाटी पर उस समय भी यूनानियों का आधिपत्य था। यही नहीं, तत्कालीन चीनी लेखों में काबुल के लिए काओफू नाम मिलता है, किपिन नहीं। ऐसी अवस्था में कुछ विद्वानों के मतानुसार किपिन से कश्मीर और पंजाब का समीपस्थ प्रदेश समझना अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है, लेकिन यह मत भी निर्विवाद नहीं है। चीनी ग्रंथ हान शू से प्रकट होता है कि अपने मूल निवास स्थान पर छोड़कर किपिन जाते समय शक हीन टू से होकर गए थे। विली ने हीन टू को हिंदू कुश माना है। फायान के वर्णन से प्रतीत होता है कि हीन टू स्कर्दो के पश्चिम में सिंधु नदी पर स्थित था, परंतु रैप्सन, कनिंघम आदि विद्वानों का मत है कि शक भारतवर्ष में उत्तरी मार्ग से न आकर दक्षिणी मार्ग से आए थे। टॉमस का कथन है कि शक न तो अफगानिस्तान से आए थे न कश्मीर से, वरन वे सिंध और सिंधु नदी की घाटी से होकर आए थे। इस दक्षिणी मार्ग का अनुसरण करने में वे पूर्वी ईरान से दक्षिणी अफगानिस्तान और बलूचिस्तान होकर बोलन दर्रे से भारत आए होंगे। मथुरा सिंह शीर्ष अभिलेख में सर्व सकस्त नस पुए शब्द मिलते हैं। कनिंघम और ब्यूलर के मतानुसार इसका अर्थ है संपूर्ण शक स्थान के पुण्य के लिए। इससे अनुमान होता है कि शक सर्वप्रथम शक स्थान में ही आए थे। शक स्थान ही भारतवर्ष में उनका आदि निवास स्थान था और यहीं से वे अन्यत्र गए थे, परंतु भारतवर्ष के अन्यान्य प्रदेशों में बस जाने के पश्चात भी वे अपने आदि निवास को भूले नहीं थे। अनेक शक क्षत्रपों के नाम के साथ दामन जुड़ा हुआ मिलता है, जैसे जयदामन, जीवदामन, रुद्रदामन आदि। कोनों का मत है
कि यह दामन शब्द ईरानी दमन यानी स्थान अथवा उत्पत्ति से निकला है। अतः शक नामों में ईरानी प्रभाव परिलक्षित होता है। यदि शक ईरान से न होकर कश्मीर से आए होते तो फिर यह ईरानी प्रभाव कहां से आता? कान्हेरी अभिलेख के अनुसार महाक्षत्रप रुद्र की पुत्री कार्दमक वंश की थी। रैपसन महोदय का मत है कि यह वंश नाम ईरान की कार्दम नदी से पड़ा था। अतः इससे भी शकों का ईरान के साथ संबंध होना सिद्ध होता है। पेरिप्लस के अनुसार सीथिया यानी सिंधु डेल्टा और मैमरस राज्य की राजधानी मिन्नगर थी। इस नगर का नामकरण शक स्थान के मिन्नगर से हुआ था। शक स्थान के इस नगर का उल्लेख इसिडोर ने किया है। इन साक्ष्यों के आधार पर यह अनुमान होता है कि शकों की एक शाखा पूर्वी ईरान होते हुए दक्षिणी मार्ग से भारतवर्ष में आई थी। लेकिन हम यह कहें कि समस्त शक दक्षिणी मार्ग से ही आए थे अथवा उन्होंने काठियावाड़ के उत्तर में भारतवर्ष के किसी भी प्रदेश पर आक्रमण नहीं किया था, जैसा कि फ्लीट महोदय का मत है, तो हमारा कथन असंगत होगा, क्योंकि चीनी लेखों के अनुसार शकों ने किपिन पर अधिकार किया था। मार्कंडेय पुराण के अनुसार मध्य प्रदेश में शकों की बस्ती थी। सिंधु प्रदेश में शक मुद्राएं अधिक संख्या में नहीं मिलती हैं। ऐसी परिस्थिति में यही निष्कर्ष निकालना ठीक प्रतीत होता है कि शकों की एक शाखा उत्तरी मार्ग से आकर किपिन में बसी और दूसरी शाखा दक्षिणी मार्ग से आकर पूर्वी ईरान से गुजरती हुई शक स्थान में बसी। इस प्रकार शक प्रस्थान दो भागों में हुआ। उत्तरी मार्ग बैक्ट्रिया से मर्व और एक बटना होते हुए मेसोपोटामिया जाता था। दक्षिणी मार्ग बैक्ट्रिया से मर्व हेरात और सीस्तान होते हुए भारतवर्ष की ओर आता था। शकों ने इन्हीं दोनों मार्गों का अलग अलग अनुसरण किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि भारतवर्ष में आकर बसने वाले शकों की दो शाखाएं थीं। प्रथम शाखा सई वेंग कहलाती थी। फ्रैंक के मतानुसार वेंग का अर्थ राजा होता है, अतः सई वेंग का साधारण अर्थ होता है शकों का राजा। इस प्रकार सई वेंग से शकों की किसी विशेष शाखा का बोध नहीं होता। लेकिन कोनो का मत इसके विपरीत है। कोनो के मतानुसार वेंग का अर्थ मुरुंड यानी स्वामी होता है। सई वेंग शकों की वही शाखा थी जिसके अधिपति मुरुंड की उपाधि धारण करते थे। इसके विरुद्ध शकों की अन्य मुद्राएं या दूसरे प्रमाण यदि देखे जाएं तो उनकी दूसरी उपाधियों की जानकारी भी हमें मिलती है। भारतीय साहित्य में भी मुरुंड जाति का वर्णन मिलता है। कोनो इसे शक मुरुंड जाति के नाम से पुकारते हैं। शकों की यही शाखा उत्तरी मार्ग से होते हुए किपिन में आई थी। शकों की दूसरी शाखा दक्षिणी मार्ग से आई थी। भारतवर्ष में आने से पहले यह पूर्वी ईरान में रही थी, अतः इस पर ईरानी प्रभाव पड़ा था। इस शाखा को हम ईरानी शक शाखा कह सकते हैं। चीनी लेखों से प्रकट होता है कि किपिन पर शक मुरुंड शाखा ने अधिकार कर लिया था। चीनी ग्रंथ सिचिन हान शु के अनुसार किपिन का शासक वू ताओ लाओ क्रूर प्रकृति का था। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र शासक हुआ। इसके शासनकाल में चीन के गवर्नर वैन जुंग कू के शासक के पुत्र यिन मो फू के साथ संधि हो गई। दोनों की सम्मिलित सेनाओं ने किपिन पर हमला कर दिया और उसके शासक को मार डाला। उसके बाद यिन मो फू किपिन का शासक बना। यह घटना चीनी सम्राट वान टी के शासनकाल में घटी थी। वान टी का शासनकाल था 73 ईसा पूर्व से लेकर 48 ईसा पूर्व तक। इस प्रकार ईसा पूर्व 73 के लगभग किपिन में शक मुरुंड शासन का अंत हो गया। टार्न महोदय चीनी उद्धरण का अन्य अर्थ लगाते हैं। यह जो उद्धरण दिया गया है ऊपर, अभी इसके विषय में बता रहा हूं कि टार्न महोदय चीनी उद्धरण का अन्य अर्थ लगाते हैं। उनके अनुसार किपिन का समीकरण काबुल के साथ और वू ताओ लाओ का समीकरण स्पेलिरिस के साथ होना चाहिए।
पिन मो फू को हर्मीस समझना चाहिए। जुंग कू का समीकरण यून क्यों अथवा योन की यानी यूनानी नगर से होना चाहिए। टान का निष्कर्ष है कि काबुल घाटी में शक गवर्नर के राज्य का अंत हर्मियस ने किया था, लेकिन कुछ विद्वानों के मतानुसार इन समीकरणों में कल्पना ही अधिक है। चीनी लेखों में काबुल घाटी के लिए काओफू नाम मिलता है, किपिन नहीं। अनेक साक्ष्यों से प्रकट होता है कि भारत के एक विस्तृत प्रदेश पर शक मुरुंड शाखा ईसा की 3री शताब्दी तक राज्य करती रही। तो मित्रों, यह था आज का इतिहास पाठ। शकों के संबंध में हमारा अध्ययन जारी रहेगा। अगले अंक में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपने इस साथी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।